यदि आप भी बीए प्रथम वर्ष यानी कि बीए पार्ट 1 में, तो अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। यूट्यूब के इतिहास में इस तरह का बेहतरीन क्लास आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, तो बीए पार्ट 1 वाले बच्चे अंत तक बने रहिएगा। प्यारे दोस्तों, इकोनॉमिक्स पेपर 2 प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर दूं। आपको कमेंट बॉक्स में जाना है। कमेंट बॉक्स में जाते ही आपको जिस किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स या सजेशन चाहिए, मुझे कमेंट करके बता दो। इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल निःशुल्क में प्रोवाइड करवाए जाते हैं। दूसरे नंबर में आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा की तरह मिलता रहे। और तीसरे में आप एक लाइक कर दो यार। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं इकोनॉमिक्स पेपर 2। यदि आप भी चाहते हैं इकोनॉमिक्स में 100 स्कोर करना, तो प्यारे दोस्तों आप सारे प्रश्न को बारीकी से कवर कर लो। इससे बाहर एक भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिलेंगे। हम वही प्रश्न लेके आते जो आपके एग्ज़ाम में हूबहू दिखने को मिले। ठीक है, तो पहला प्रश्न जो है ये एग्जामिनर के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है। पिछले साल भी लगातार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और इस बार भी आने की संभावना है। यहाँ पर पहला प्रश्न है, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री मुद्रा की मांग को जोड़ते हैं, किससे जोड़ते हैं? प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री मुद्रा की मांग को किससे जोड़ते हैं आपको बताना है। तो विनिमय कार्य से जोड़ते हैं। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री मुद्रा की मांग को वो विनिमय कार्य से जोड़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कर लेते हैं हम लोग। कैम्ब्रिज, जी हाँ, कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री मुद्रा की मांग को जोड़ते हैं किससे? कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री मुद्रा की मांग को किससे जोड़ते हैं? तो वो संचय कार्य से जोड़ते हैं। कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री मुद्रा की मांग को संचय कार्य से जोड़ते हैं, परंतु प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री मुद्रा की मांग को विनिमय कार्य से जोड़ते हैं। यही दोनों में अंतर है। ये जोड़ते हैं विनिमय से और ये जोड़ते हैं संचय कार्य से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर रुख करते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किन्स के अनुसार, जी हाँ, किन्स के अनुसार सट्टा उद्देश्य के लिए की जाने वाली मुद्रा की मांग किस पर निर्भर करती है? किन्स के अनुसार सट्टा उद्देश्य के लिए की जाने वाली मुद्रा की मांग किस पर निर्भर करती है, इसके बारे में बताना है। तो ब्याज दर पर निर्भर करती है। किन्स के अनुसार सट्टा के उद्देश्य के लिए की जाने मुद्रा की मांग जो है वो ब्याज दर पर निर्भर करती है। ब्याज दर पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आरबीआई, जी हाँ, आरबीआई की परिभाषा के अनुसार करेंसी नोट और जनता के पास सिक्के सम्मिलित किए जाते हैं किस में? तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है उपर्युक्त सभी में। M1 में सिक्के सम्मिलित किए जाते हैं, M2 में सिक्के सम्मिलित किए जाते हैं, M3 में सिक्के सम्मिलित किए जाते हैं। बोले तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर काफ़ी लाजवाब है ये। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है आरबीआई के अनुसार M2 में सम्मिलित होते हैं। आरबीआई के अनुसार M2 किस में सम्मिलित होते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो प्यारे दोस्तों M1 तथा डाकघरों में बचत जमाए होते हैं। ठीक है, M2 में सम्मिलित होने वाले जो है M1 तथा डाकघरों में बचत जमाए होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समग्र मौद्रिक साधन यानी कि AMR को क्या कहा जाता है? समग्र मौद्रिक साधन AMR को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है इसको M3 कहा जाता है। AMR को कहा जाता है M3। समग्र मौद्रिक साधन को हम लोग M3 भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, M3 परिभाषित किया जा सकता है। जी हाँ, M3 को हम किस में परिभाषित कर सकते हैं, इसके बारे में बताना है। तो M3 को हम लोग M1 प्लस बैंकों की समयबद्ध जमाए में परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, M4 परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, M4 को परिभाषित हम कर सकते हैं। जी हाँ, किस में कर सकते हैं? तो M3 प्लस डाकघरों की कुल जमाए में हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। किसको? M4 को परिभाषित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का है, कौन सा कथन सत्य है? कुल मिला के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको सत्यता की पहचान करनी है। तो सत्यता की पहचान करनी है प्यारे दोस्तों, तो एक बार हम लोग देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, मांग जमाओं में चालू खाते तथा बचत खाते दोनों सम्मिलित किए जाते हैं। जी हाँ, मांग जमाओं में चालू खाते और तथा बचत खाते दोनों सम्मिलित किए जाते हैं। आपको बताना है चालू खाते और बचत खाते दोनों को शामिल किया जाता है किसमें? मांग जमाओं में। और दूसरा है मांग जमाओं में केवल चालू खाते सम्मिलित किए जाते हैं। बिल्कुल गलत है यार,
मांग जमाओं में केवल बचत खाते सम्मिलित करते, गलत है। उपर्युक्त सभी असत्य है, ये भी गलत है। मांग जमाओं में हम लोग बचत खाते तथा चालू खाते दोनों को सम्मिलित यानी कि दोनों को हम लोग रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। कुल मिला के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको सत्यता की पहचान करनी है। शुद्ध मांग बराबर शुद्ध मांग जमाए बराबर क्या क्या हो सकता है? कुल मांग जमाए माइनस बैंक में जमाए। तो आपको इसमें सत्यता की पहचान करनी है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। शुद्ध मांग जमाए में कुल मांग जमाए घटा कुल में से आपको बैंकों की बैंक में जमाई राशि को माइनस कर देना, तो फिर आपका शुद्ध मांग निकल जाता है। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि मुद्रा के कार्यों को स्थैतिक और गत्यात्मक कार्यों में विभाजित किया है, किसने किया है? ठीक है, मुद्रा के कार्यों को स्थैतिक और गत्यात्मक कार्यों में विभाजित किसने करा है, इसके बारे में बताना है। तो पॉल इजिंग ने। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है मुद्रा के प्राथमिक और द्वितीयक कार्यों को क्या कहा जाता है? मुद्रा के प्राथमिक और द्वितीयक कार्यों को क्या कहा जाता है, इसके बारे में बताना। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, इससे बाहर प्रश्न नहीं बनने वाले हैं। ठीक है, मुद्रा के स्थैतिक कार्य, जी हाँ, मुद्रा के स्थैतिक कार्य। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है सामाजिक आय के वितरण का आधार क्या कहलाता है? सामाजिक आय के वितरण का आधार क्या कहलाता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो प्यारे दोस्तों, मुद्रा का गत्यात्मक कार्य, ठीक है, सामाजिक आय के वितरण का आधार क्या कहलाता है? मुद्रा का गत्यात्मक कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बाहरी मुद्रा और आंतरिक मुद्रा के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। बाहरी मुद्रा और आंतरिक मुद्रा के मध्य अंतर स्पष्ट आपको करना है। तो प्यारे दोस्तों, इसका अंतर जो है गुड़ले तथा 100 ने किया है, गुड़ले तथा 100 ने। बाहरी मुद्रा और आंतरिक मुद्रा के मध्य में जो अंतर स्पष्ट किया वो किया है गुड़ले तथा 100 ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा कथन इसमें सत्य? कुल मिला के 4 ऑप्शन है, इसमें आपको सत्यता की जाँच करनी है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आंसर क्या हो जाना चाहिए? निकटवर्ती, जी हाँ, निकटवर्ती मुद्रा कुल मौद्रिक संसाधनों में सम्मिलित की जाती है। निकटवर्ती मतलब निकट की जितनी भी मुद्रा हैं उनको कुल मुद्रा के संसाधनों में सम्मिलित यानी कि शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा घटक मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करता है? निम्नांकित में से कौन सा घटक मुद्रा की पूर्ति में मुद्रा की जो है पूर्ति में वृद्धि करने वाला कौन सा घटक है, इसके बारे में आपको बताना है। तो वो घटक है बैंकों की मांग जमाए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बैंकों की मांग जमाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। किस अर्थशास्त्री, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 है कि किस अर्थशास्त्री ने मुद्रा की भूमिका यहाँ पर आपको बताना है। किस अर्थशास्त्री ने मुद्रा की भूमिका के बारे में बताया? इसके किस अर्थशास्त्री ने मुद्रा की भूमिका को तरल परिसंपत्ति लिक्विड एसेट के साथ संबंध किया है, इसके बारे में बताना है। प्यारे दोस्तों, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। जे.एम. किन्स महोदय, ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी पिछले साल पूछे जा गए थे। मुद्रा के चक्रीय प्रभाव में वृद्धि लाई जा सकती है। जी हाँ, मुद्रा के चक्रीय प्रभाव में हम यानी कि वृद्धि ला सकते हैं, परंतु उसके लिए आपको क्या करना होता है? बैंकों की साख को बढ़ाना पड़ता है। मुद्रा के चक्रीय प्रभाव में हम वृद्धि ला सकते हैं, परंतु बैंकों की साख को बढ़ाना पड़ता है। सरकार की प्रतिभूतियां हैं किस पर संबंधित? सरकार की जो प्रतिभूतियां हैं वो है निकटवर्ती मुद्रा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आर्थिक युग में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हैं, यह कथन किसने प्रस्तुत किया? आर्थिक युग में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हैं, यह कथन किसने प्रस्तुत करा है, इसके बारे में बताना है प्यारे दोस्तों। तो ये करा है प्रोफेसर पीगू ने। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, वीडियो छोड़ के मत जाना यार, क्योंकि ये सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट लिए गए हैं। यदि आपको याद नहीं हो रहा है तो आप वीडियो बैक करके भी देख सकते हो। इसमें ये ऐसा तो नहीं है कि ऑफलाइन क्लास चल रही है बैक नहीं कर पाओगे, ये ऑनलाइन है तो बैक तो कर ही सकते हो। अन्य बातें समान रहने पर, जी हाँ, अन्य बातें समान रहने पर यदि मुद्रा की मात्रा आधी कर दी जाए तो मुद्रा के परिणाम सिद्धांत के अनुसार वस्तु की मूल्य पहले से क्या हो जाता है? तो आधा रह जाता है। स्वाभाविक सी बात है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अन्य बातें समान रहने पर यदि मुद्रा की मात्रा आधी कर दी जाए तो मुद्रा के परिणाम सिद्धांत के अनुसार मुद्रा का मूल्य पहले से क्या हो जाता है? तो मुद्रा का मूल्य पहले से जो है दुगुना हो जाता है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसको रट लेना है। समझने की बात तो हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न में करेंगे, तो आप लोग को यहाँ पे रटने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि जब मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है तो वस्तुओं का मूल्य क्या हो जाता है? तो वस्तुओं का मूल्य जो है वो बढ़ जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जब मुद्रा की
जब मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है तो वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य में वृद्धि होती है और वो अनुपातिक होती है, यानी कि रेशियो के रूप में होती है, ठीक है, अनुपातिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है तो मुद्रा के मूल्य में कमी हो जाती है। जब मुद्रा के मात्रा में वृद्धि होती है तो मुद्रा के मूल्य में कमी हो जाती है, ठीक है। जैसे कि मान के चलो आप अभी सेलफोन ले रहे हो, तो पहले एक समय था आदमी 2000 का सेलफोन नहीं ले पा रहा था, परंतु अभी 20,000 का सेलफोन ले रहा है। तो यहाँ मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है तो मुद्रा के मूल्य में कमी आ जाती है। तो मुद्रा के मूल्य में कमी आ चुकी है दोस्तों, यहाँ पे समझने वाली मुद्रा के मूल्य और उसकी मात्रा के मध्य सीधा संबंध पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। प्रोफेसर फिशर के समीकरण को किस प्रकार लिखा जा सकता है? तो सब प्रोफेसर फिशर के समीकरण को हम लोग PT = mv प्लस m-v लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि P = mv/t हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत होगा? तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। P = मुद्रा का मूल्य, यहाँ पर ये जो है T = उत्पादित वस्तुओं की मात्रा सही है, V = मुद्रा की गति या वेग, M = मुद्रा की मूर्ति। तो ये तीनों सही है परंतु ये गलत है। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि यदि P = mv प्लस m-v/t हो तो m = 10,000 1000 और m1 इतना तो इस P किसके बराबर होगा? तो प्यारे दोस्तों एक बार इसको कर सकते हो। तो यहाँ पर m का मान कितना है? 1000 है। V का मान कितना है? यहाँ पर 4 है। तो क्या होगा? ये 4000 हो जाएगा। 4000 प्लस m-500 और v-2 तो 1000 ये हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया? 5000 हो गया। बटे में कितना है? T। तो T आपका कितना है? यानी कि 2000 है। तो यहाँ पे कुल मिला के 2500 हो जाता है। 2500। तो P का मान क्या हो जाता है? 2.5। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, आप निकाल सकते हो उसको आसानी से। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है? ऑप्शन नंबर ए इज द सक्रिय मुद्रा। ये क्या है? सक्रिय मुद्रा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि यदि m में वृद्धि होती है तो m' में भी वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यदि m में कमी होती है तो m उपर्युक्त सभी इसका मूल स्तर भी प्रभाव पड़ता है इससे, और इसका m' पर भी प्रभाव पड़ता है, m' भी कम हो जाता है और उपर्युक्त सभी हो जाते हैं, ठीक है। फिशर के समीकरण के अनुसार मुद्रा तथा शाख मुद्रा के बीच एक निश्चित संबंध होता है। क्या होता है? एक निश्चित संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्यारे दोस्तों ये सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप लोग वीडियो को बार बार बैक करके देख लेना और आपका जो भी सब्जेक्ट का नोट्स या सेशन चाहिए मुझे कमेंट करके बता देना। और आपको टेलीग्राम में इनका PDF मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप PDF आसानी से प्राप्त कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।